नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ हैं डिम्पी और प्रियंका। भारतीय बाजार लगातार 8 ट्रेडिंग सेशन से अच्छी खासी मजबूती पर टिके हुए हैं और आज भी मजबूती का रुख जो है वो बिल्कुल कायम है। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, ट्रिगर्स, अर्निंग सीजन की शुरुआत, ये सारे के सारे बड़े फैक्टर्स हैं। टीसीएस के नतीजे भी आज बाजार बंद होने के बाद आने वाले हैं, जिस पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। इसी हफ्ते इन्फोसिस और साथ ही बैंकिंग प्लेस के नंबर्स का भी इंतजार रहेगा। लेकिन ये सारे के सारे सेंटिमेंट्स के बीच 8 दिनों की तेजी, 21 फरवरी के बाद हम देख रहे हैं निफ्टी में फिर से 17,800 के पार के लेवल्स नजर आए। इस वक्त अगर आप देखें एग्जैक्टली 17,800 के लेवल्स पर 17,820 के उच्चतम स्तर दिखाने के बाद इन्हीं स्तरों के आसपास निफ्टी ट्रेड करता है। और बैंक निफ्टी के मुकाबले परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी की आज थोड़ी ढीली जरूर दिख रही है, लेकिन हरे निशान में कायम है। करीब 150 अंकों की बढ़त 41,500 के पार अब भी टिका हुआ है। आइए ट्रेडर स्क्रीन इस वक्त और बाजार की दशा दिशा एफएनओ का भी एक बार अपडेट ले लेते हैं। डिम्पी है हमारे साथ। गुड आफ्टरनून डिम्पी। मानसी गुड आफ्टरनून। एक एक दिन जैसे से बीत रहा है, मार्केट क्या कर रहा है कि एक एक लेवल को पार करता जा रहा है। 17,500, 600, 700, 800, अगर ये पूरा हफ्ता चल जाए ना तो 900, 18,000 भी आपको इसी दिन में दिखा देगा। और मैंने कई बार आपको सामने बात रखी है कि जब जब मार्केट के अंदर एफआईज आएगा, आपका फील गुड फैक्टर बहुत स्मार्टली आएगा और आपको अच्छा लगने लगेगा बाजार। एक एक चीज हमने आपको सुबह भी बताई थी कि जो चेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है, रिटेलर्स धीरे धीरे अपना माल काट रहे हैं प्रॉफिट्स में और ये सारा माल एफआईज के पास जा रहा है, इसलिए बाजार में दम है। आप कोई भी खबर ले आइए इस समय, ऐसा नहीं कि नेगेटिव खबर एकदम से सारी गुम हो गई हैं, वो अभी भी प्रिवेल कर रही है मार्केट के अंदर। 4 बड़े ट्रिगर्स तो अभी आप खुद बताएंगी कि इसमें यूएस के अंदर 2 बड़े ट्रिगर्स है, फेड मिनट्स एंड इन्फ्लेशन डाटा। उसके बावजूद भी बाजार को डर नहीं लग रहा। ये डर इसलिए खत्म हो रहा है बाजार का क्योंकि एफआईज का स्ट्रांग हैंड मार्केट के पास आया है। सीपीआई के नंबर से पहले यूएस के फ्यूचर्स भी ठीक है। मैं एक चीज आपको नोटिस करवा दूं, अगर आप यूएस मार्केट का, नेस्डेक का और डाउ का चार्ट भी दिखा पाए जो हमने सुबह भी सेव किया था, वहां पर भी आपको दिखेगा हम डाउ में एवरेज से ऊपर, नेस्डेक में 12,000 से ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं। 12,300 का एक रेजिस्टेंस है, तो वहां पर भी ब्रेकआउट ड्यू है। ऐसा नहीं कि वहां फॉल हो रहा है और हम बिल्कुल डीकपल होकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। हम भी उसी के साथ ही खड़े हुए हैं, बट यह है कि उनकी स्पीड रुक गई है, हमारी स्पीड अभी भी जारी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रेजिस्टेंस के पास आ गए तो आपका धर्म बनता है सेंटिमेंटली कि आप स्टॉप लॉस लगाएं। ये वो नेस्डेक का चार्ट है, 12,000 के ऊपर है, और ये वो डाउ का चार्ट है, 200 दिन के एवरेज। आप हमने जो बीच में लाइन लगाई हुई है ये एवरेज है। ये एवरेज से ऊपर आके ट्रेड कर रहा है, एवरेज से नीचे सपोर्ट होता है, एवरेज से ऊपर रेजिस्टेंस होगा, तो ये रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे आके खड़े हुए हैं। अब आते हैं उसी ट्रिगर ट्रेडिंग स्क्रीन वाली स्क्रीन पर। अब आपका सेंटिमेंटली धर्म ये बनता है कि आपको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। देखिए ताबड़तोड़ तेजी आने के बाद बाजार ऐसा नहीं कि करेक्ट नहीं हो सकता है, साइडवेज नहीं हो सकता, बट करेक्ट होने और साइडवेज होने में थोड़ा फर्क है। मार्केट के करेक्शन होने में चांसेस मेरे को थोड़ा कम लग रहे हैं, साइडवेज होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा लग रहे हैं। हो सकता है रिएक्शन ही ना दे, हो सकता है कुछ ज्यादा इंपैक्टफुल बात ना करे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आएगी बहुत जोरदार, इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें, ये दोनों पॉइंट्स हमने पहले ग्लोबल के डाले हैं, जिसमें आपको फेड मिनट्स और इन्फ्लेशन का डाटा, इन दोनों का असर भारतीय बाजारों पर आएगा जरूर, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए। फिर हमारे डोमेस्टिक ट्रिगर, आज शाम को टीसीएस का नंबर का रिएक्शन, कल फिर इन्फोसिस का रिएक्शन दिखाएंगे। फिर 15 तारीख को हालांकि छुट्टी होगी, सोमवार को आप एचडीएफसी बैंक का रिएक्शन भी देखेंगे। 850 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है, इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना बेहद बेहद जरूरी है। कुछ पॉइंट हमने और भी रखे हैं, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट। अगर आप देखेंगे ना, ओपन इंटरेस्ट 8% से बढ़ा है। काफी सारे लोग ना इसको शॉर्ट कवरिंग मानते हैं। देखिए है बाजार का चलना ही है, लेकिन फर्क होता है। शॉर्ट कवरिंग में आप डर डर के बढ़ते हैं, शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग है मार्केट के अंदर, लोग जानबूझ के खरीद रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस हाई है, तो फिर ये बाजार जल्दी जल्दी नीचे नहीं आता है। ये जो ओपन इंटरेस्ट है मैंने जानबूझ के इसके अंदर लिखा ताकि आप ये समझ पाए कि अब शॉर्ट कवरिंग नहीं है, अब बाजार के अंदर खरीदारी है। एक ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। पहले आप सुनते थे कि जब भी मार्केट बढ़ेगा तो आप बेच दीजिए, अब आप ये सुनते हैं कि जब भी मार्केट गिरेगा आप खरीद लीजिए। ये जो ट्रेंड रिवर्सल हुआ है पिछले 6-7 दिन में मार्केट के अंदर हुआ है। आज सुबह भी निकुंज इस बारे में तारीफ कर रहे थे कि मार्केट ने जो करके दिखाया वो फेबुलस रहा है।
एक और पॉइंट जो मेरे को नोटिस करवाना है, इंडिया विक्स 3% बढ़ा हुआ है बढ़त के बावजूद भी। मार्केट में जो भी आप ट्रिगर पढ़ने वाले रहे हैं उसमें यूएस और इंडिया के जो दोनों नंबर्स का और वहां पे इन्फ्लेशन का है, ये मार्केट में फियर रखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि फियर कम हो गया, ये 3% वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो बढ़ा हुआ है ना, ये वही फियर बता रहा है। लेकिन मार्केट में दम इतना है कि फियर को हम इग्नोर मार रहे हैं। ये देखेंगे कल की कल कि जब नंबर आएंगे तो इस फियर को हम कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। कुल मिला के निफ्टी की अंडरटोन भी काफी ठीक है। आप 50 में से 32 शेयर ठीक है। एडवांस डिक्लाइन आप सुबह से ही चेक कर रहे होंगे, आप काफी पॉजिटिव दिख रही है। इसी तरह से बैंक निफ्टी का भी एक पॉइंट मेरे को नोटिस करवाना है। आप देखेंगे बैंक निफ्टी के 12 में से 7 शेयर नेगेटिव है, गिरावट में है, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी ऊपर है। इसका मतलब जो वेटेज वाले बैंक्स हैं उन्होंने कमान संभाल रखी है, और ये वेटेज वाले बैंक एफआईज की लिस्ट में होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब जब एफआईज आएगा बाजार के अंदर फील गुड फैक्टर लेके आएगा। प्रियंका, एफआईज आए हैं और आप देखें तो एफआईज वाले स्टॉक भी चल रहे हैं, ग्रोथ स्टॉक्स भी चल रहे हैं। और इनफैक्ट डिम्पी, आज आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलना भूल गए, वो थे फार्मा स्पेस में एक अच्छा खासा एक्शन है। इनफैक्ट फार्मा इंडेक्स को देखें तो वहां पर आपको निफ्टी फार्मा डेज हाई पर है, दो महीने के इंटरडे हाई पर भी, और बड़ी गेंस आपको डिविज लैब जैसे काउंटर्स में, मिड कैप में लॉरस लैब जैसे काउंटर्स में है। इसे आगे डिस्कस करेंगे, इसके रीजन भी अपने व्यूअर्स को बताएंगे। लेकिन सुबह से हमारी ये बड़ी खबर हमारे चैनल पर चल भी रही है, लेकिन इस वक्त बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया लेने का वक्त है। अमित खुराना है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अमित, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार में इस वक्त तो सेंटिमेंट काफी बुलिश दिख रहा है, एफआईज वापस आए हैं, दूसरा अर्निंग्स जो है वो एक बड़ा ट्रिगर है, और इनफैक्ट वो स्पेसेस में भी आपको अच्छी मूव दिख रही है जहां पर सेंटिमेंट अब तक सुधरा हुआ नहीं था। यानी जिन पर बड़ी हिट जो फार्मा स्टॉक्स वर हैमर्ड बैडली, अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करें तो, लेकिन अब क्योंकि वहां पर ये वन ऑफ होगा या फिर कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है, यूएस को जो फार्मा बेस्ड कंपनीज एक्सपोर्ट करते हैं उन शिपमेंट्स में सुधार दिख रहा है। अर्निंग्स से एक्चुअली अगर इस डेटा पॉइंट को देख लें तो शायद फार्मा के सेट ऑफ नंबर्स अच्छे आएंगे। बिजनेस अपडेट्स जो फाइनेंशियल्स के आ रहे हैं वो भी एक अच्छी लाइन, एक अच्छी एक्सपेक्टेशन को ड्रॉ कर रहे हैं। एक्चुअली कौन से सेगमेंट्स और सेक्टर्स से अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? आपकी एनालिसिस क्या कह रही है Q4 के लिए? देखिए, Q4 में जो नंबर्स स्ट्रॉन्ग आने की बात है वो बैंकिंग, इन पर्टिकुलर रियल एस्टेट, जिसमें बहुत ही एक स्ट्रेंथ दिखाई दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो एक नंबर अच्छा रहेगा। तो ये दो सेक्टर इन पर्टिकुलर। बाकी अगर आप न्यूट्रल मोड में बात करें तो शायद एक इंप्रूवमेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो हम कह सकते हैं वर्सेस Q2 वर्सेस Q3, वहां पर बेटर नंबर्स लार्जली स्टेपल कंपनीज और कुछ पेड कंपनीज में शायद आने की उम्मीद कर सकते हैं। आईटी में शायद अभी भी थोड़ा सा कंसर्न बना रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से स्लोडाउन की बात चल रही है और थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर को लेकर भी इस बारे में कंसर्न है मार्केट में, शायद वो नंबर्स उतने बुलिश नहीं आएंगे। ये हमारा assumption है। फार्मा में स्पेसिफिकली मेरा ऐसा मानना है कि Q4 वर्सेस Q3 बेहतर रहेगा, लेकिन अब वो कितना बेहतर रहेगा और क्या वो एक इस चीज को रिफ्लेक्ट करेगा कि जो मार्जिन्स का प्रेशर है वो अल्टीमेटली खत्म हो गया है या अभी भी बना हुआ है, इस चीज का कंफर्मेशन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जानने के लिए कि यहाँ से फार्मा स्टॉक्स का रुख किस तरफ जाएगा ओवर द नेक्स्ट 12 months। Absolutely, Mr. खुराना, गुड आफ्टरनून, इट्स नाइस टॉकिंग टू यू। यहाँ पर काफ़ी सारे सेक्टर्स को टच बेस आपने ज़रूर किया, लेकिन एक सेक्टर है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर की शाइन क्या वापस लौटती हुई नज़र आएगी? क्योंकि Q4 एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें, इन पर्टिकुलर अनुमान यही है कि पिछले कुछ दिनों में जो खबरें आना हुई हैं, खबरों का सिलसिला जो देखने को मिला इस सेक्टर के लिए, वो एक बूस्टर के तौर पर काम कर सकता है। जैसे कि एक्सपोर्ट ड्यूटी हटने से हो सकता है कि प्रदर्शन अच्छा देखने को मिले इन पर्टिकुलर स्पेस में। मजबूत घरेलू डिमांड तो है ही, जिसका एक इम्पैक्ट नजर आएगा, और साथ ही चीन की रीओपनिंग भी है, जिसे एक फैक्टर के तौर पर समझना चाहें। मेटल सेक्टर पर क्या नजरिया होगा? क्या इसे वॉच लिस्ट में रखना चाहिए? क्योंकि ग्लोबल कनेक्ट से जुड़े हुए ये सेक्टर हैं, तो ऑफकोर्स ग्लोबल अनिश्चितताएं अब भी जारी है। सो इन्हें मद्देनजर रखते हुए इन सेक्टर्स में कोई प्रॉमिसिंग ट्रेंड्स बन रहे हैं या इन सेक्टर्स को सिर्फ वॉच लिस्ट में ही रखना है? इस तरफ वॉच लिस्ट में, क्योंकि मेटल्स में हमारा व्यू पिछले 4 क्वार्टर से न्यूट्रल टू नेगेटिव रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड मैं मानता हूं कि बहुत स्ट्रांग रहा है, और जो कोर सेक्टर्स रहे हैं इंडिया में थोड़ा सा रिकवरी का रुख रहा है, तो उसकी वजह से मेटल्स को बेनिफिट मिला है। लेकिन इसमें ज्यादा इन्फ्लुएंस जो होता है वो ग्लोबल फैक्टर्स का होता है, और ग्लोबल फैक्टर्स क्योंकि इन्फ्लेशन पहले बहुत ज्यादा थी, इस वजह से वो नेगेटिव एक सिनेरियो बन गया था मेटल कंपनीज के लिए।
और अब क्योंकि रिसेशनरी टेंडेंसीज की बात हो रही है कि ग्लोबल ग्रोथ पे काफी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है अगले 6 से 12 महीने में, तो मेटल कंपनीज के लिए उतना एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता हमें अभी नहीं दिख रहा है। जहां तक बात है चीन की, आपने बताया कि रीओपनिंग की जो बात है वो चाइना में पिछले 6 महीने से बात है, लेकिन आप ये देखें कि कैपेसिटी भी साथ में उतनी है कि प्राइस बेनिफिट जो मेटल कंपनीज को मिलना चाहिए और वो एक बहुत बड़ा ड्राइवर होता है इनकी अर्निंग्स का, वो उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है एज पर आवर एनालिसिस। ओके, ठीक है सर। एक चीज़ मेरे को और समझनी है इस बार, क्योंकि अर्निंग की शुरुआत हुई है, तो मोटा मोटी आप अर्निंग के हिसाब से ये सेगमेंटेड कर सकते हैं कि कहाँ पे ग्रीन शूज़ काफ़ी अच्छे हैं। वो वैल्यूएशन के तौर पर भी हो सकता है, वो ग्रोथ के तौर पर भी हो सकता है, वो मार्जिन के तौर पर भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के तौर पर भी हो सकता है। वो पर्टिकुलर कोई सेगमेंट आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ ये सेगमेंट ज़्यादातर चीज़ें प्लस लेके बैठा है? देखिए, ऐसे बहुत सारे सब सेगमेंट्स होंगे, मैं उनको सेक्टर्स तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे सब सेगमेंट्स हैं। जैसे मैंने पहले मेंशन किया रियल एस्टेट के बारे में, जो बुकिंग्स जो प्री सेल्स बुकिंग आती है वो एक रिफ्लेक्ट करता है विजिबिलिटी को, वो डेटा बहुत ही स्ट्रांग है। हाँ, ये बात जरूर है कि लास्ट के 12 महीनों में रियल एस्टेट स्टॉक में बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है, और उसका बड़ा कारण इस बात का रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स, जो बोरोइंग रेट्स है, वो क्योंकि बढ़ गई है, तो उसकी वजह से मार्केट का एक कंसर्न जो था वो उन स्टॉक्स को ज्यादा परफॉर्म नहीं करने दे रहा था। अब क्योंकि रेट्स के टॉप आउट की बात है, तो शायद ये एक ट्रिगर है जो मार्केट कंसिडरेशन में लेके उन स्टॉक्स को रीरेट कर सकता है, क्योंकि डेटा बहुत ही स्ट्रांग है, बुकिंग नंबर्स बहुत स्ट्रांग है। सिमिलरली एफएमसीजी कंपनी, स्टेपल कंपनीज का लास्ट के 12 महीने में बहुत ही मेजर जो कॉस्ट इंक्रीज हुआ था रॉ मटेरियल को लेकर, वो लार्जली अब्सॉर्ब है। हमारा ऐसा मानना है कि अगले 9 से 12 महीने में अगर ये रॉ मटेरियल का रुख लोअर तरफ रहता है, इन्फ्लेशन नीचे आ जाता है, तो इन कंपनीज को एक बहुत बड़ा मार्जिन बेनिफिट मिलने का पोटेंशियल बन जाता है। अब वो कुछ मार्जिन पास ऑन भी करेंगे तो उसमें वॉल्यूम ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा, और कुछ मार्जिन रिटेन कर सकते हैं तो उसमें अर्निंग्स का बेनिफिट मिलेगा। सिमिलरली लिकर कंपनीज, अल्कोबेव कंपनीज, जिनको लास्ट ईयर बहुत बड़ा लॉस हुआ क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी बड़ा बढ़ गया था, अब वो सारा का सारा एब्जॉर्प्शन हो चुका है, और नए साल में अप्रैल से काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने सेलिंग प्राइस को बढ़ाने का एक परमिशन दिया है, तो वो एक बहुत बड़ा उनके लिए भी डेल्टा सामने आएगा। तो ऐसे बहुत सारे छोटे सब सेक्टर्स और सेक्टर्स जो हम डिफाइन कर सकते हैं, उनके लिए काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको अगले 9 से 12 महीने में दिखने का पोटेंशियल है। ओके, ऑलराइट अमित, ये तो कुछ आपके पसंदीदा सेक्टर्स की बात हुई। हालांकि एक व्यू अब भी समझना चाहिए इस मोमेंट पर भी कि आईटी सेक्टर अब भी हाई कन्विक्शन लिस्ट पर क्यों नहीं आ पा रहा। हालांकि रिजल्ट्स आज टीसीएस की शुरुआत होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ की उम्मीद तो नहीं है, म्यूटेड से नंबर्स रहने की एक्सपेक्टेशन है, बट अगर आप रिस्क रिवॉर्ड के रेशो से, रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से देखें तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो क्या इसमें बाइंग, या आप कुछ देर और रुक कर, जब तक इंटरेस्ट रेट हाइक का सिनारियो पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, तब तक इसमें बाइंग नहीं आएगी? आपने बिल्कुल ठीक कहा, काफी सारे आईटी स्टॉक्स अट्रैक्टिव लेवल पर दिखने शुरू हो गए हैं, और इसमें लार्जली मैं बोलूंगा लार्ज कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज जिसे हम डिफाइन करते हैं, उनमें हमारा थोड़ा एक बेटर आउटलुक हमारे को ऐसा लगता है वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज, क्योंकि उनकी वैल्यूएशंस अभी भी हमारे हिसाब से काफी महंगी है। और आईटी में आप देखें कि हमारा एस्टिमेशन है 6 से 8% ग्रोथ का फॉर FY24। मार्केट का एक्सपेक्टेशन थोड़ा उससे ज्यादा है, 8 से 10% की तरफ। हमारा ऐसा मानना है कि अगर ये अपग्रेड का पोटेंशियल दिखता है, जैसे गाइडेंस आएगी कंपनीज की और एक नया स्टेटमेंट आएगा, पोटेंशियल फॉर अपग्रेड्स हो सकते हैं। वी विल प्रेफर कि हम उसके लिए वेट करें और उसके बाद एक नया डिसीजन लेने का सिनेरियो बनाएं। लेकिन इस बात का भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो 6 से 8% ग्रोथ हम एस्टिमेट कर रहे हैं, शायद वो 4 से 6 भी रहने का रिस्क हो सकता है। और यही एक कारण है कि हम लोग अभी भी मोर और लेस न्यूट्रल है आईटी को लेकर। लेकिन मैं अगेन क्वालिफाई कर दूं इस बात को कि लार्ज कैप में कुछ स्टॉक्स अट्रैक्टिव दिखने शुरू हो गए हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी हमारे को रिस्क टू अर्निंग्स काफी हाई दिखता है, स्पेशली विद द वैल्यूएशंस व्हिच आर एट 30 टाइम्स 35 टाइम्स। वो हमें लगता है कि बड़ा रिस्क हो सकता है।
क्लियरली तो एफएमसीजी, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स हैं जिस पर बुलिश नजरिया, आईटी प्लेयर पर न्यूट्रल व्यू और साथ ही मेटल्स को वॉच लिस्ट में रखने की राय और ऑटो और केमिकल्स पर भी कॉशियस आउटलुक अमित खुराना की तरफ से। मिस्टर खुराना, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना डिटेल्ड एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन चलिए, बाजार की इस तेजी में आप टेक्निकल पैनल का क्या कहना है ये भी जानते हैं। हमारे साथ हमारे दो टेक्निकल एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। हमारे साथ कुश बोहरा भी हैं और हमारे साथ आदित्य भी हमारे टेक्निकल पैनल पर जुड़े हैं। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। और कुश, आपने तो सरप्राइज किया। इनफैक्ट आई थिंक शायद मैंने कभी आपको आफ्टरनून सेशन में नहीं ही देखा है। एंड यू आर विद अस एंड गुड यू आर विद अस, क्योंकि बाजार का इस मोमेंटम में आदित्य के तो दमदार स्टॉक्स एक के बाद एक आफ्टरनून में क्लोजिंग कॉल्स में कई बार हमने जाने हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे जानना आप चाहेंगे कि क्या ये रैली जो है वो सस्टेन करेगी। 17,800 के पार फरवरी के बाद हम वापस लौटे हैं और इनफैक्ट 17,500, 600, 700 और 800 का सफर एक एक सेशन में बाजार ने तय किया है, निफ्टी ने तय किया है। रैली एक्सटेंड करेगी या यहां से प्रॉफिट बुकिंग का फेस दिख सकता है? So first up, Mansi, thank you for that warm welcome, I should say. काफी समय बाद मैं actually afternoon वाला show कर रहा हूँ and it's so good to be here. To answer your question very simply, yes. जिस तरीके का momentum build हो रहा है, I won't be surprised कि हम 18,000 पे आके रुके, फिर हम कोई कंसोलिडेशन या किसी भी तौर का साइडवेज मूवमेंट जो है वो देखें। देखिए 17,800 का एक लेवल है जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। आई एम श्योर डिम्पी ने भी बात की होगी और काफी सारे पैनलिस्ट ने ऑलरेडी मेंशन किया होगा एंड इट्स अपेरेंट। ठीक है, 100 डीए में जो है उसके आसपास 17,900 के आसपास थोड़ा सा पॉज आना बिल्कुल बनता है। बट मेरा पॉइंट है कि जिस तरीके की रैली हम देख रहे हैं एंड मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप देखिए जो स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा खासा, जो लार्ज कैप्स हैं जिनमें अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए दिख रहा है, आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू पॉज एनी टाइम सून। अब देखिए इवेंट लोडेड वीक है, बहुत से डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं लोकली, डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली। तो ऐसे में क्या करें? तो मेरी ट्रेडर्स को ये सलाह रहेगी कि देखिए यूजुअली हम कहेंगे कि आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, इवेंट को हो जाने दीजिए। बट जिस तरीके का हम पुट बेस एवरी डे 100 पॉइंट्स ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, 17,400, 17,500, देन 17, इनफैक्ट आज 17,800 के पुट में भी अच्छा खासा बेस बनते हुए दिख रहा है। तो मेरी यहाँ पे सलाह रहेगी जो डेरिवेटिव्स जानते हो अपनी लॉन्ग पोजीशंस कैरी करें विद अ स्मॉल हेज, अगर मान लीजिए इवेंट में कुछ आता है तो। जो डेरिवेटिव्स नहीं जानते हो पोजीशन जरा सी लाइट कर लें, लेकिन अभी भी बनाए रखें, बिकॉज जिस तरीके का मोमेंटम हम देख रहे हैं और जिस तरीके के बेस हम बनते हुए देख रहे हैं लोअर लेवल्स पे पुट ऑप्शंस में, ये कहीं ना कहीं 18,000 के पार जाके ही शायद रैली पॉज लेगी या वेट करेगी। तो बिल्कुल इसे राइड करके चलिए। बैंक निफ्टी again I think बैंक निफ्टी is going to perform much stronger and यहाँ पे 42,000 42,500 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। तो ऑल इन ऑल मोमेंटम है, राइड करिए और अगर डेरिवेटिव्स जानते हो तो पोजीशन हेज करके लॉन्ग पोजीशंस अब भी कैरी करें। ओके ठीक है, पोजीशंस को हेज भी करें, लॉन्ग पोजीशंस भी रखें। और ये बात हम भी पिछले 2-3 दिन से कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर जब से एफआईज आए हैं 18,000 लगता है बहुत दूर नहीं है। और जब एफआईज नहीं लेते तब ऐसा लग रहा था कि 16,000। मैं ऐसा नहीं कि सारा क्रेडिट एफआईज को दे रहा हूँ, बट हाँ एफआईज जब आते हैं तो इस तरह से आते हैं। ये हमारा पुराना एक्सपीरियंस है मार्केट को देखने और समझने का। आगे बढ़ते हैं, आदित्य के पास भी समझते हैं। आदित्य जल्दी से अपना इंडेक्स का व्यू और साथ में शेयर्स भी जोड़ना। आपके कोई भी शेयर्स हो जो आपने नोटिस किए हो जिसका टारगेट स्टॉप लॉस आप देना चाहते हो। राइट, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मेरे को लगता है कि इंडेक्स में व्यू अभी थोड़ा सा बेरिश से बुलिश बन रहा है। अगर आप टेक्निकली देखें एज पर डाउ थ्योरी, ऑलमोस्ट हमने एक फ्रिक्शन जोन जो बाजार में है 17,700 का, उसको जंप कर दिया। तो अभी यहाँ पे जितने सारे कॉल राइटर है वहां पे अनबाइंडिंग होगी, उसके हिसाब से एक अच्छी आपको थोड़ी सी फैग एंड वाली जो तेजी कहते हैं वो देखने को मिल सकती है। और अगर आप ग्लोबल मार्केट की बात करें तो नैस्डैक, डाउ जोन्स सब कुछ एक बुलिश टेरिटरी में चल रहे हैं। तो अभी ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर बुलिश है। बट थोड़ा अगर फॉरेन मार्केट डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जैसे हम इंडियन मार्केट में एफआई का 91% शॉर्ट एक्सपोजर देख रहे थे, वैसे यूएस मार्केट में भी अभी वन ऑफ द हाईएस्ट शॉर्ट एक्सपोजर चल रहा है 2011 से लेके अभी तक। तो ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की डेरिवेटिव पोजीशन है उसके हिसाब से बाजार में लंबी गिरावट और तेजी हो रही है। तो अभी भी मैं ऐसा कहूँगा ग्लोबल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार कोई भी साइड जा सकता है। बट टेक्निकली बात करूं तो अभी 18,000 एक रेजिस्टेंस जोन है बाजार का। अगर वो जंप करता है तो और रैली फर्दर कंटिन्यू हो सकती है, और अगर वहां से रेजिस्ट करके नीचे उतरता है तो बाजार
वापस 17,500 के साइड जा सकता है। टेक्निकली वो मेरा मानना है। स्टॉक पिक्स में मैं कहूंगा कि जो आज लाइमलाइट में है सेक्टर, मैं उसी के साथ जाना चाहूंगा, वो है निफ्टी फार्मा सेक्टर। तो काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है काफी स्टॉक्स में। आई थिंक द लीडर इज डिविस लैब्स। बहुत टाइम बाद एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो इसमें 3209 में बाय करेंगे, 3000 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 3450 से 3700 का टारगेट। दूसरा पिक मेरा रहेगा हिकल पे, जो 315 में बाय करेंगे, 295 का स्टॉप लॉस, 345 से 365 का टारगेट। तीसरा स्टॉक मैं लूंगा पिरामल फार्मा, जो 72.85 में खरीद सकते हैं, 68.85 में स्टॉप लॉस, 79 का टारगेट। और लास्ट पिक रहेगी मेरा रिलायंस। आज की तेजी में रिलायंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, तो वहां पे थोड़ा मंदी का ट्रेड बनता है। 2350 में सेल कर सकते हैं, 2380 का स्टॉप लॉस और 2300 का टारगेट। ओके, ठीक है। तो आपके दोनों शेयर्स इनफैक्ट हैं वो फार्मास्यूटिकल्स के हैं। थोड़ी देर पहले जब हम मार्केट का सेटअप दिखा रहे थे तो प्रियंका, मेरे से वो छूटा नहीं था फार्मास्यूटिकल्स। एक्चुअली क्या, मैं बहुत देर से बोल रहा था, इसलिए मेरे को लगा कि अब रुक जाना चाहिए, इसलिए मैंने वो बोला नहीं फार्मास्यूटिकल्स। तो फार्मा, ऑटो और मेटल्स, इन सब के अंदर खरीदारी है। पीएसयूज बैंक के अंदर और एफएमसीजी के अंदर बिकवाली है। अब नाउ मेरे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। देखो ये लिखा भी हुआ है सामने, फार्मा और ऑटो और मेटल्स के अंदर अच्छी खरीदारी है। तो मैं ज्यादा बोल रहा था, इसलिए मेरे को अपने को वापस लेना पड़ा। नहीं जी, तो आधा पॉइंट ले लेता। ठीक है, फार्मा में तेजी है और इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग बात यहाँ आदित्य जो बात कर रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग बात है। आदित्य जो कह रहे हैं कि शॉर्ट पोजीशंस ग्लोबल मार्केट में दिख रही हैं एफआईज की, तो किसी भी तरफ बाजार में एक टिल्ट दिख सकता है। लेट्स नॉट फॉरगेट कि आज सीपीआई के फिगर्स आने हैं वहां से, तो क्या एक तरह का कोई नेगेटिव सरप्राइज भी आ सकता है? क्योंकि बाजार लीनियर डायरेक्शन में तो चलेगा नहीं कुछ। हम 18,000 की बात कर रहे हैं, 18,100 की बात कर रहे हैं, बट क्या एक बार के लिए इस रिस्क को माइंड में रखकर चलना चाहिए? डेफिनेटली प्रियंका, इनफैक्ट देखिए, अगर हम टेक्निकल असाइड, डेटा असाइड, अगर हम सिर्फ इसी पॉइंट की बात करें कि मार्केट्स पिछले 8 दिन से पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है, यही अगर हम रिवर्स कर लेते, अगर मार्केट्स 7 या 8 दिन से नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा होता, तो हम किसी ना किसी तरीके का एक रिबाउंड एक्सपेक्ट करते। अब जब मार्केट इतने दिनों से लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है, तो एवरीथिंग एल्स असाइड, as I said, technicals aside and the events aside, there's a chance in itself कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसीलिए मैंने भी यही सजेस्ट किया कि आप अगर अपनी पोजीशन हो तो उसे लाइट ना करिए, बिकॉज मोमेंटम, रादर लाइट कर लीजिए, मोमेंटम स्ट्रांग है, लेकिन बनाए रखिए क्योंकि मोमेंटम स्ट्रांग है। अब आप डेरिवेटिव्स जानते हो, मान लीजिए कोई ऐसा इवेंट है या कुछ ऐसा डेटा आ गया विच इज अनफेवरेबल फॉर द मार्केट्स, तो एक करेक्शन आ सकता है। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस इस पॉइंट से आ रहा है कि सुबह जब हम शुरू हुआ था मार्केट, तो 17,700 के पुट में अच्छा खासा बेस था। अभी 17,800 विच इज एक्चुअली इन द मनी पुट, एक ही दिन बाकी है एक्सपायरी को, लेकिन इन द मनी पुट में अच्छा खासा बेस बनते हुए दिख रहा है। अब ऑप्शन राइटर्स इतनी बड़ी रिस्क तब भी लेंगे जब उन्हें एक सर्टेन डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इंडियन मार्केट्स में होगा। तो हो सकता है कि अगर डेटा खराब आए या मार्केट को पसंद ना आए, ऐसा कोई डेटा हो, तो एक नी जर्क रिएक्शन हो और शायद हमारी एक्सपायरी जो हो कल वो 17,700-800 के आसपास ही हो जाए। तो जो डेटा है, मेरा जो कॉन्फिडेंस है मार्केट्स में, वो डेटा के बेसिस पे आ रहा है। लॉजिकली जब मार्केट इतनी तेजी से ऊपर चले तो आपको बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके के सेटअप हम देख रहे हैं, मैं कहूंगा इट नॉट बी अ बैड आइडिया टू राइड द मोमेंटम। देखो, ये ना भूलिए कि दिसंबर की स्टार्ट से हम मार्केट्स में एक नेगेटिव ट्रेंड देखते आ रहे हैं, लोअर ट्रेंड देखते आ रहे हैं, एंड दिस इज अ कल्मिनेशन ऑफ दैट। तो अगर हम उसको भी पकड़ के चले तो अभी तो सिर्फ 7 दिन ही हुए हैं, 8 दिन ही हुए हैं जब मार्केट ने रिबाउंड दिखाया है 4 महीने की फॉल के बाद। सो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कभी नहीं भूल सकते, बट मोमेंटम अभी भी है और लोअर लेवल्स पे सपोर्ट अभी भी दिख रहा है। कॉन्फिडेंस कुश, आपने हमारे लिए रिविजिट किया इंडेक्स को, और गिरावट के दर से ज़्यादा तेज़ी का कॉन्फिडेंस इस वक्त कुछ को ज़्यादा मार्केट्स में नज़र आ रहा है। हो भी क्यों ना, अच्छी खासी मजबूती में इस वक्त हम ट्रेड भी कर रहे हैं। लेकिन दो चीज़ें करते हैं कुछ, आपके एक तो ट्रेडिंग आइडियाज़ बचे हैं, वो भी आप बताएं, और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं। इसी हफ्ते डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग के नए फॉर्मूला की खबर आई थी, जिसके ठीक बाद सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन तो चल ही रहे थे, लेकिन फर्टिलाइजर में भी धीरे धीरे एक मूव आना शुरू हो चुका था, क्योंकि गैस एज एन इनपुट काफी हद तक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में यूज होता है एज अ फीड स्टॉक। एनएफएल, चंबल फर्टिलाइजर, फैक्ट, सारे के सारे स्टॉक्स आप देखिए ऑलमोस्ट 15% के अप मूव कुछ तमाम स्टॉक्स पे दिख रहे हैं। आइडियाज भी बताइए और फर्टिलाइजर पर अपनी टॉप पिक भी बताइएगा।
जी हाँ मानसी, देखिए दो स्टॉक्स हैं। पहला है अंबुजा सीमेंट। इस स्टॉक में एक अच्छा खासा बेस बन रहा है एंड इट्स गेटिंग रेडी फॉर क्वाइट अ ब्रेकआउट। मैं कहूंगा कि यहाँ पे अगर आप पोजिशनल बेट लेना चाहें तो ये ऐप बहुत ही ज्यादा अच्छा मोमेंटम आपको दे सकता है बियॉन्ड 400 410, बट दैट इटसेल्फ इज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग टारगेट अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से भी लेना चाहें तो अंबुजा सीमेंट मेरा एक पिक रहेगा। बीटीएसटी के तौर पे भी ले सकते हैं, पोजिशनल बेट भी ले सकते हैं। तो 400 410 के लिए अंबुजा सीमेंट्स लेके चलिए। और 385 ये जो लेवल है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज तेजस नेटवर्क। आई मे हैव बीन एब्सेंट फॉर कपल ऑफ डेज बट नॉट विदाउट सम गुड आइडियाज, राइट। तेजस नेटवर्क वाज वन ऑफ द कॉल्स जो मैंने लास्ट डिस्कस किया था लास्ट वीक आपके साथ। 625 का मेरा सेकंड टारगेट था जो भी हिट हुआ है। आज 650 का टारगेट भी हिट हुआ है। तो मेरी सजेशन यहाँ रहेगी कि किसी ने पोजीशंस ली हो बनाई हो तभी अभी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि यहाँ पे जिस लेवल पे आके ये फिर से रेस्ट कर रहा है 635 के आसपास, ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। इसको क्रॉस करते ही जो हमने 650 के लेवल्स देखे वो तो क्रॉस करेगा ही, 700 तक के लेवल्स भी ये स्टॉक दिखा सकता है। तो तेजस नेटवर्क फ्रेश कॉल भी इनिशिएट कर सकते हैं। 670 और 700 के टारगेट्स के लिए 625 के जो जोन्स हैं ये आपके लिए स्टॉप लॉस रहेंगे। जहां तक मेटल जहां तक केमिकल रादर फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात है, देखिए मोमेंटम दिख रहा था, मार्केट ने सपोर्ट किया और न्यूज आई है तो एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट देखने मिला है। चंबल फर्टिलाइजर में हम लॉन्ग बिल्डअप काफी समय से देख रहे थे, पिछले 2 सेशन से उसका ब्रेकअप देखने मिला है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से दिस इज वन स्टॉक जो आपके रेडार पे होना चाहिए। NFL was also doing well, बट काफी बड़ा मूव है तो मैं कहूंगा उसको थोड़ा कूल ऑफ होने दें। सो अमंग द पैक RCF, चंबल फर्टिलाइजर्स ये मेरे पिक रहेंगे। चंबल फर्टिलाइजर फ्रेश एंट्री लें, 295 एंड 305 के टारगेट्स होंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 278 का लेके चल सकते हैं। ओके ठीक है, ये सारे के सारे फर्टिलाइजर शेयर आज एक्शन में है। कोशिश कर रहे हैं हम कि आपके सामने कुछ खबर भी लेके आए जो फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई है। एक खबर मेरे हाथ भी लगी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई है। यानी कि मार्केट के बाद फार्मा के बाद तो दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो अभी दिख रहा है और सीजनल प्ले दिखता है इसमें टिपिकली, और ये सीजन ही है इनका, वो फर्टिलाइजर है। तो इसको लेकर थोड़ी देर में आपके सामने एक खबर उतारने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच एक शेयर और भी है मेरे लिस्ट में जिसके पास मेरे पास न्यूज़ है, वो मैं अभी आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले मैं जरा टेक्निकल पहले ही चेक करवा लेता हूँ, मेरे से रुका नहीं जा रहा। उसमें टाटा एलेक्सी, मैं सुबह भी इसके बारे में चर्चा कर रहा था कि गुम हुआ शेयर है, वापस से मिल रहा है मार्केट को। ये एक बार आदित्य आप इस शेयर को चेक कीजिए। ट्रेडिंग नहीं करेंगे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट। क्या ये शेयर ठीक हो रहा है इन्वेस्टमेंट्स के लिए या फिर थोड़ा और समय चाहिए इसको ठीक होने के लिए? डिम्पी जी, मैं कहूंगा कि अभी इसमें बेसिक फॉर्मेशन नहीं हुआ है। जो इंडियन निफ्टी आईटी इंडेक्स है उसमें प्रॉपर बेसिक फॉर्मेशन नहीं हो रहा। शॉर्ट कवरिंग हालांकि आ रही है बट बेसिक फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए इसमें अभी, फिर एक इन्वेस्टमेंट की राय बना सकते हैं। तो प्रकाश का फ़ोन ठीक है। तो टाटा एलेक्सी आप कह रहे हैं कि थोड़ा भी रुक जाना चाहिए। देखिए आज के प्राइस मूवमेंट के हिसाब से बात जस्टिफाइड है, क्योंकि मार्केट पिछले कल और परसों से चल रहा है। ये शेयर कल और परसों से एक्टिव हुआ है। 2-4 फंड्स के नाम भी हमारे पास हैं जहाँ पे धीरे धीरे वो हो सकता है अपनी पोजीशंस आप बढ़ाएं, लेकिन अभी तक ये शेयर प्राइस एक्शन से ब्रेकआउट नहीं हुआ। इसलिए आदित्य ने बिल्कुल ठीक एनालिसिस करके बता रहे हैं कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 1-2 दिन चल जाए, हो सकता है ये प्रॉक्सी चले, बाजार टूटे और ये शेयर चलने लग जाए। थोड़ा सावधानी के साथ आपको इसके अंदर ट्रेड करने की जरूरत है। फिलहाल अभी आप थोड़ा इसमें रुक सकते हैं। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर जो इस 2:30 बजे के कार्यक्रम में आपको मिल रही है वो हम आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं, वो फर्टिलाइजर स्टॉक से जुड़ी हुई है। ये सबसे अहम खबर, अब तक की सबसे बड़ी खबरों में से एक है कि अगले महीने NPK फर्टिलाइजर की नई कीमतों का ऐलान हो सकता है। फर्टिलाइजर मंत्रालय प्रस्ताव पर इस पर विचार कर रहा है। आपको मालूम है कि सरकार के कुछ एक सेक्टर जैसे जिसमें सरकार के पार्टिसिपेशन बहुत है या फिर कहें रेगुलेशंस बहुत है, उसमें से फर्टिलाइजर भी एक है। इसमें गवर्नमेंट जो भी चीज़ें तय करती है उसका इम्पैक्ट आपको आता है। ये गैस के प्राइसेस आपने देख ही लिए होंगे, अब फर्टिलाइजर की बात है, चुनावी साल है, वो सारी ऐसी चीज़ें नोटिस हो रही हैं जो सीधा सीधा एक मेजर लेवल पे आके लोगों को इम्पैक्ट भी पाती हैं। और साथ ही ये पॉलिसी फ्रेमवर्क गवर्नमेंट के एंड से हो रहा होता है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि जो मूव होता है वो काफ़ी बड़ा फास्ट होता है। एक कंपनी चल जाए अलग बात है, लेकिन पूरा सेक्टर चल जाए वो सिर्फ एक छोटी सी खबर से नहीं हो सकता। उसके लिए सरकार की खबर या ऐसा हिस्सा आना चाहिए मार्केट के अंदर जो सभी शेयर्स को एक साथ चला पाए।
आज आप फर्टिलाइजर का कोई भी छोटा बड़ा शेयर उठा के देखेंगे, सभी में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। प्रकाश प्रियदर्शी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पे और ज़्यादा डिटेल देने के लिए। प्रकाश, जरा आप बताएं, आपका तो ये फेवरेट सेक्टर है जिसको आप सबसे पहले कवर करते आए हैं, जरा विस्तार से बताइएगा सरकार क्या योजना बना रही है इसको। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सरकार अगले महीने की शुरुआत तक एनपी के कैटेगरी के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जिसको कि हम एनबीएस फर्टिलाइजर भी कहते हैं, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, जो कि सरकार हर सीजन के हिसाब से निर्धारित करती है ग्लोबल प्राइसेस के हिसाब से, उसके लिए नई दरों की जो घोषणा है वो अगले महीने की शुरुआत तक सरकार करेगी, जो कि खरीफ सीजन 2023 के लिए एप्लीकेबल होगा। ये अहम डेवलपमेंट है। इस प्रस्ताव पर फर्टिलाइजर मंत्रालय ने काम करना शुरू कर दिया है और अभी इस बात पर चर्चा चल रही है कि ग्लोबल मार्केट में रॉ मटेरियल के प्राइसेस इस वक्त क्या हैं, उस हिसाब से जो डोमेस्टिक प्राइसेस होनी चाहिए एनपी के कैटेगरी के जो फर्टिलाइजर्स हैं वो कितनी होनी चाहिए, इस मसले पर अभी समीक्षा चल रही है, इस प्रस्ताव पर अभी चर्चा चल रही है। और सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि जल्द ही ये जो प्रस्ताव है फर्टिलाइजर मंत्रालय की तरफ से वो भेजा जाएगा कैबिनेट को, और कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही नई दरें जो हैं वो लागू हो जाएंगी। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि क्योंकि ग्लोबल मार्केट में रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस हैं उसमें कुछ कमी देखने को मिली है और उसी हिसाब से नई दरें तय होंगी, और सरकार को उम्मीद है कि जो उसका ओवरऑल सब्सिडी बर्डन है उसमें कुछ कमी आएगी, कमी देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है जो कि हमें सूत्र बता रहे हैं कि किसी भी तरह का बोझ जो है, अतिरिक्त बोझ किसानों के ऊपर नहीं डाला जाएगा। जो भी बर्डन होगा सरकार वहन करेगी और कंपनियों के ऊपर भी अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजर मंत्रालय के सोर्स हमें बता रहे हैं कि जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे फर्टिलाइजर कंपनीज के अभी तक वो सारे क्लियर कर दिए गए हैं और अब नए जो भी उनके बिल्स होंगे, जो पेंडिंग बिल्स होंगे उसको क्लियर किया जाएगा। तो एक अहम डेवलपमेंट है। इस प्रस्ताव पर चर्चा अभी चल रही है और जल्द ही इसे कैबिनेट के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। जी ओके प्रकाश, शुक्रिया अपनी खबर हाईलाइट करने के लिए। हालांकि कैबिनेट ने सब्सिडी भी अनाउंस की थी लास्ट खरीफ सीजन में, सो इसे देखना होगा कि किस लाइट में ये स्टॉक्स दिखते हैं। अभी फिलहाल आप स्टॉक्स में एक मूवमेंट तो देख रहे हैं। नेशनल फर्टिलाइजर में 14% की मूव दिख रही है, फैक्ट इनफैक्ट 5% के करीब तेजी के साथ था, दीपक फर्टिलाइजर में 5% की मूव है। इनफैक्ट फर्टिलाइजर स्टॉक्स जो है एग्रो केमिकल थीम, ये स्टॉक्स भी चल रहे थे पिछले कई दिनों से। इसमें नवीन फ्लोरीन, दीपक फर्टिलाइजर जैसे काउंटर्स में आपको पहले ही मूव दिख रही थी, अब आपको NFL जैसे काउंटर्स में भी अच्छी मूव दिख रही है। इस बेसिस पर कौन से स्टॉक्स में एंट्री पॉइंट बनते हैं, आप बताएं आदित्य। आई थिंक आप जो केमिकल से आप जो फर्टिलाइजर सेक्टर की बात कर रहे हैं उनका पैटर्न जो है बहुत अच्छा बन रहा है। आई थिंक इसमें एक लॉन्ग टर्म तेजी के प्रोस्पेक्ट्स बनते हैं फर्टिलाइजर स्पेस में, और इसमें मेरे को जो सबसे बेस्ट चार्ट पैटर्न लगता है वो फैक्ट का लगता है। अगर आप थोड़ा पास्ट टाइम भी में भी देखें तो ये मार्केट लीडर रह चुका है फर्टिलाइजर स्पेस, तो इसमें एक लंबी तेजी आगे भी बन सकती है यहाँ से। तो मैं कहूंगा कि फैक्ट एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है फर्टिलाइजर स्पेस में। थोड़ी देर पहले फर्टिलाइजर को हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमारे सहयोगी प्रकाश ने ये बड़ी खबर डिमांड को लेकर बताई। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन है, एक्शन इंटैक्ट रहने की राय दोनों टेक्निकल एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर फर्टिलाइजर स्टॉक्स इस वक्त। लेकिन रेडार पर IT सेक्टर भी है, क्योंकि Q4 अर्निंग सीजन की शुरुआत TCS के नतीजों से होने जा रही है। आज बाजार बंद होने के बाद ये नंबर्स आने वाले हैं और इन नतीजों के अनुमान आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि नतीजे कैसे आएंगे उस पर TCS का काउंटर और साथ ही IT सेक्टर का रिएक्ट करता दिख सकता है। नतीजों के अनुमान लेकर हमारे साथ अनीशा जुड़ गई, आइए उनसे समझते हैं। अनीशा बताएं, TCS के लिए रेवेन्यू मार्जिन्स के लिए तो म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स या मे बी सीजनली वीक क्वार्टर फॉर IT सेक्टर दिख रहा है, लेकिन TCS में इन पर्टिकुलर कहाँ नजर रखनी चाहिए? TCS से जो एक्सपेक्टेशन है नतीजों की वो सॉफ्ट ही है। द स्ट्रीट इज़ एक्सपेक्टिंग कि 2% का ग्रोथ आएगा US डॉलर रेवेन्यू में एज वेल एज रुपी रेवेन्यू ग्रोथ में, बट मार्जिन जो है वो 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ेंगे, ऐसा स्ट्रीट मान के चल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी 6% से बढ़ जाएगी, सो स्ट्रीट एक्सपेक्ट करें कि अराउंड 11,550 करोड़ का प्रॉफिट आएगा कंपनी के लिए। कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ भी 1% के अराउंड एक्सपेक्टेड है। ये एक सीजनली वीक क्वार्टर है IT कंपनीज़ के लिए, और देखा जाए तो काफ़ी स्लो डाउन भी आया है रेवेन्यू
कन्वर्जन में, इसलिए एक्सपेक्टेशन थोड़ा म्यूटेड है। बट टीसीएस फिर भी दूसरी कंपनी जैसे इन्फोसिस वगैरह से बेहतर करेगा, ऐसा स्ट्रीट मान के चल रही है। डील पाइपलाइन काफ़ी डिसेंट रहा है कंपनी का, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन है कि $8 बिलियन से ज़्यादा का डील विन आएगा Q4 में। बट ऑब्वियसली सबका जो ध्यान रहेगा वो आने वाले समय के लिए FY24 के आउटलुक के लिए होगा कि क्या गाइडेंस और क्या कमेंट्री उभर कर आ रही है। BFSI वर्टिकल जो बैंकिंग वर्टिकल है उसमें काफ़ी स्लो डाउन देखा है ग्लोबली, उसका क्या इम्पैक्ट रहा है ऑर्डर इनफ्लो पे, डील पाइपलाइन में क्या चेंजेस हैं, और टीसीएस की टॉप मैनेजमेंट भी चेंज हुई है, नए CEO का अनाउंसमेंट आया था, तो उससे कंपनी के पूरे आउटलुक पे क्या चेंज हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। स्ट्रीट पे एक दो ब्रोकरेजेस बायबैक भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 20,000 करोड़ का, तो वो देखने के लिए रहेगा कि वो आता है या नहीं, बट कमेंट्री सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा कंपनी के लिए। थैंक्स फॉर दैट अनीशा। क्लियरली कमेंट्री, गाइडेंस और साथ ही टॉप मैनेजमेंट में जो बदलाव है उनकी तरफ से स्ट्रैटेजी क्या आएगी इस पर खास में नजर रखनी होगी। कुछ आपसे जानना चाहेंगे, वैसे तो म्यूटेड सीजनली वीक क्वार्टर एंटिसिपेटेड है, लेकिन टीसीएस के नंबर्स आने वाले हैं, उससे ठीक पहले हम देख भी रहे हैं कॉशियस आउटलुक है इन्फोसिस टीसीएस दोनों स्टॉक्स में। ऑफकोर्स बाजार की तेजी में हरे निशान में है, आईटी सेक्टर आपके फोकस रेडार पर रहता है, म्यूटेड क्वार्टर एंटिसिपेटेड है, तो क्या एक ब्रीदर आप भी लेंगे या आप भी यहाँ पर पॉजिटिव नजरिया है? मानसी, मैं इसको एक और कॉन्टेक्स्ट में डालूंगा, विच इज अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में नैस्डैक में एक्चुअली बिकवाली देखने मिल रही है, तो उसका एक रब ऑफ इफेक्ट बिल्कुल आता है। अगर नंबर्स किसी तरह से पॉजिटिवली सरप्राइज करें तो शायद एक ब्रेकआउट मिल सकता है अबव 3260, जिसके पास स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज है और पिछले 4 से 5 सेशंस का इनफैक्ट रेजिस्टेंस जोन भी बना हुआ है। बट अंटिल दैट इज टेकन आउट, मैं इसमें पॉज लेना चाहूंगा, मैं इसमें वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनाऊंगा। प्लस जो मैंने बताया अभी ग्लोबली जहां पे आईटी स्टॉक्स में प्रेशर देखने मिल रहा है, इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू वेट एंड वॉच इन द एंटायर पैक। कहीं प्रॉफिट्स हो तो थोड़ा बुक करके चले लीडिंग इनटू द अर्निंग सीजन। ओके ठीक है, तो टीसीएस में थोड़ा सा संभल कर अभी ट्रेड करने की जरूरत है। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे ना, टीसीएस पिछले 3 दिन से कहीं नहीं गया। पहले एक दिन चला, 2 दिन टूटा, फिर चला, वहीं का वहीं रेट खड़ा हुआ है। यानी कि अर्निंग से पहले जो शेक हो रहा होता है टिपिकली सिर्फ शेक करवा रहा है। जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो तो रुक जाएंगे, लेकिन जो इसके शेक को लेकर ट्रेड लेंगे कई बार उनको नुकसानात में आ जाता है। एक काम और करते हैं, जरा इन्फोसिस का भी प्रीव्यू बैक टू बैक चेक करवा लेते हैं अनीशा से। अनीशा जरा इन्फोसिस के बारे में बताइए, उसका कैसे नंबर्स आ रहे हैं? वेल इन्फोसिस के नतीजे थोड़े म्यूटेड रहेंगे टीसीएस के मुकाबले, ऐसा ही स्ट्रीट मान के चल रही है। एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर रेवेन्यू $4,720 मिलियन आएगा, रुपी रेवेन्यू क्लोज टू 38,850 एंड कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ देखा जाए तो 0.6% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो देखा जाए तो जो गाइडेंस था कंपनी का वो 16.5% था पूरे साल के लिए, 9 मंथ्स में उन्होंने ऑलरेडी 18% किया है, तो Q4 का आस्क रेट काफ़ी कम है एंड स्ट्रीट यही मान के चल रही है बिकॉज ये सीजनली वीकेस्ट क्वार्टर है कंपनी के लिए, हम वो इम्पैक्ट देखेंगे। मार्जिन्स भी फ्लैट रहेंगे इस क्वार्टर 21.5% पे, क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ स्लो हुआ है और ऑल्सो जो ट्रैवल कॉस्ट है, वीज़ा कॉस्ट है, वो सब बढ़ गए हैं कंपनी का, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। डील विंस काफ़ी डिसेंट रहे हैं, तो $2.5 बिलियन स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है, बट की रहेगा कि आगे जाके FY24 के लिए क्या गाइडेंस है। ज़्यादातर स्ट्रीट मान के चल रही है कि 6 to 8% ग्रोथ गाइडेंस आएगा विद अ मार्जिन प्रोफाइल ऑफ अराउंड 21 to 22%। ऑल्सो BFSI वर्टिकल में क्या कमेंट्री रही है, हेडकाउंट एडिशन क्या रहता है, और देखा जाए तो डील विन पाइपलाइन कैसा है, ये सब चीज़ों का ही ध्यान रहेगा स्ट्रीट का, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल हो गया है। 21 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है इन्फोसिस वर्सेस 5 ईयर एवरेज ऑफ अराउंड 23-24 टाइम्स, बट ग्रोथ का मेजर कंसर्न है आईटी कंपनीज के लिए इस बार। ठीक है, तो अनीशा ये कह रही है कि इस बार ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस होगा इन्फोसिस का। अगर आप वैसे भी देखें तो दोनों के चार्ट्स, आदित्य जरा दोनों के चार्ट्स आप चेक करना। टीसीएस पे ऑलरेडी हालांकि कुछ अपना व्यू दे चुके हैं, मैं इसलिए दोनों को बता रहा हूँ। अगर आप दोनों के चार्ट देखेंगे ना, तो एक जो टीसीएस वाला चार्ट है ऊपर से थोड़ा रेजिस्टेंस दिखा रहा है, लेकिन जैसे आप इन्फोसिस के चार्ट को देखोगे आवरली बेसिस पर, तो आपको नीचे से एक अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है। तो ऐसा लग रहा है बॉडी लैंग्वेज से भी, नंबर्स देखने से भी, चार्ट देखने से भी, कि शायद इन्फोसिस थोड़ा बहुत पैसा दे सकता है तेजी वालों को, टीसीएस से उम्मीद कम है। आदित्य, हम ठीक कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर हम गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं?
डिम्पी जी, आप एकदम सही कैलकुलेशन कर रहे हैं, और कैलकुलेशन से ज्यादा मैं कहूंगा कि मेरे विचार आपके विचार से मिलते हैं। फाइनली रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा हमारा कैलकुलेशन राइट है कि रॉन्ग। बट मैं इस पे अपने इनपुट देना चाहूंगा कि अगर आप देखें तो स्ट्रीट ने बहुत ज्यादा नेगेटिव इसमें डिस्काउंट कर लिए हैं। आप इन्फोसिस की बात करें और टीसीएस की, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव फैक्टर्स को डिस्काउंट किया है कि ग्रोथ में स्लो डाउन रहेगा, डील विन कम हो सकती है, रेवेन्यू फोरकास्ट कम हो सकता है, और जॉब्स ले ऑफ हो रही है। काफी नेगेटिव चीज इसमें प्राइस्ड इन है, और काफी शॉर्ट पोजीशन बन चुकी है अभी आईटी सेक्टर में। और आप वेराज अगर ग्लोबल मार्केट्स देखें, मदर मार्केट यूएस को, तो नैस्डैक एक्चुअली ऑलमोस्ट अपने स्विंग हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत बड़ा डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया है, मोर देन 5 to 10% का डाइवर्जेंस है ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट में। अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिलता है इंडियन मार्केट में, तो आई वुडंट बी सरप्राइज कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली आईटी काउंटर्स में आ सकती है इन द शॉर्ट टर्म। ऑल्दो इन द लॉन्ग टर्म चार्ट्स थोड़े से नेगेटिव बन रहे हैं, बट शॉर्ट टर्म में रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुडंट बी सरप्राइज इफ देयर इज अ पॉजिटिव स्टॉक रिएक्शन पोस्ट द रिजल्ट्स। आदित्य, आपने वैलिड पॉइंट बोला, आई अग्री विद यू। इनफैक्ट इससे पहले जो खुश कह रहे थे, आई वुड लाइक टू डिसएग्री विद दैट, क्योंकि अगर आप नास्डैक की जब नास्डैक चढ़ा पिछले 3 महीने में 20% की ग्रोथ आपको आईटी स्टॉक्स मिले, तो भी इंडियन स्टॉक्स कहाँ चले थे, आईटी स्टॉक्स कहाँ इतनी मूव दिखाई थी। तो अगर वहाँ से डीकपल्ड है हम, अगर नास्डैक टूट रहा है, डजंट मैटर, हमें इससे इतना क्लियर लिंकेज है या नहीं, ये बड़ा कहना मुश्किल है। सो ये तो आईटी स्टॉक्स पर एक व्यू रहा, लेकिन फार्मा स्टॉक्स पे इस वक्त क्या व्यू बनाना चाहिए? आदित्य, ये जो आज जितनी भी मूव्स आप देख रहे हैं, डिविस लैब हो, लॉरस लैब, फॉर दैट मैटर ग्रैन्यूल्स, टोरेंट फार्मा, अल्केम, सारे वो स्टॉक्स जिनकी यूएस में शिपमेंट में सर्ज लास्ट मंथ देखने को मिला है, वहां पर एक बड़ी मूव है। क्या ये सारे कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं? एब्सोल्युटली, आई अग्री विद यू। फार्मा सेक्टर में आज बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है, एंड दैट टू विद वॉल्यूम्स। और मार्केट लीडर के थ्रू ब्रेकआउट आया, डिविस लैब जो बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर था। तो जिस तरीके का उसमें ब्रेकआउट आया है, एंड फॉलोड बाय मार्केट ब्रेथ इन फार्मा स्टॉक्स, जैसे कि लॉरस लैब आप देख सकते हैं, बहुत टाइम से लगार्ड था, अंडर परफॉर्मर था, अब वो अच्छा कर रहा है। बायोकॉन और फार्मा अक्रॉस द बोर्ड आपको बाइंग देखने को मिल रही है, बहुत एनकरेजिंग साइन है। डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड ट्रेड किया जा सकता है, और कुछ स्विंग का भी नजरिया बनाए, अगर पोजिशनल नजरिया भी बनाए, तो इसमें लगता है कि देयर इज मोर लेग्स टू दिस अपसाइड रैली। एक सेगमेंट, और उसमें खासकर वीनस पाइप्स, वहां आज 6-6.5% की मूव है। क्या यहां पर भी लेग्स है फर्दर? क्या वजह है? पहले तो ये वीनस पाइप्स में आज की मूव के पीछे रीजन क्या है, ये आशीषा से समझते हैं, फिर इस स्टॉक को, इस सेगमेंट पर इसके रब ऑफ इफेक्ट को भी समझेंगे। आशीषा, बताएं। सुबह से आप खैर ये बार बार बता रही हैं, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टू टेल व्यूअर्स अगेन। जी हाँ, वीनस पाइप्स में आज काफ़ी ट्रैक्शन है। इनफैक्ट करीब 7 से 8% का अप मूव आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि कल एक ब्लॉक डील हुई थी जहां आशीष कचोलिया ने 4 लाख शेयर्स खरीदे हैं। 1.97% स्टेक आशीष कचोलिया ने खरीदा है कंपनी का। 28.5 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है, और 750 रुपीज़ प्रति शेयर पर यह स्टेक खरीदा गया है। आशीष कचोलिया के बाकी इन्वेस्टमेंट्स की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने सफारी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट किया है। इसके साथ ही साथ NIIT, अमी ऑर्गेनिक्स, फिलिप कार्बन जैसी कंपनीज में भी आशीष कचोलिया का इन्वेस्टमेंट्स है। कंपनी के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो वीनस पाइप्स एक स्टील पाइप और ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। करंट कैपेसिटी 12 KTPA के आसपास है, और कंपनी के अग्रेसिव कैपेक्स प्लान्स है। कंपनी अपनी कैपिटल एक्सपेंशन करना चाहती है, और 33.6 KTPA पर कंपनी अपनी कैपेसिटी लेकर जाना चाहती है। बाकी इन्वेस्टर्स की बात करें तो वीनस पाइप्स में कोटक लाइफ का अबाउट 4.2% स्टेक है। निपॉन लाइफ का भी करीब 4.2% स्टेक है। सो आशीष कचोलिया ने कल 1.9% स्टेक खरीदा, और इसी के चलते स्टॉक में आज अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल रहा है। शेषा, निपॉन लाइफ, कोटक लाइफ जैसे AMCs ने तो स्टेक खरीदे ही हैं वीनस पाइप में, लेकिन आशीष कचोलिया की जो ताज़ा खरीदारी है, कहें एक तरह से बड़े दिग्गज निवेशक की जो खरीदारी है, उसके ठीक बाद सेंटिमेंट्स बूस्ट अप होते हुए नजर आ रहे हैं। खुश वीनस पाइप, प्रिंस पाइप स्टॉक्स में ही अगर आप देखेंगे आज अच्छा एक्शन दिख रहा था, सुबह से ये मजबूती है। ऑफ कोर्स ये न्यूज़ फ्लो वीनस पाइप से जुड़ा ऑलमोस्ट 7% की तेजी दिखा रहा है स्टॉक।
जी हाँ, देखिए बहुत ही ज्यादा नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। इनफैक्ट अगर मैं देखूं तो पिछले 5 से 6 महीने में स्टॉक इनफैक्ट कहीं नहीं गया था। न्यूज का ट्रिगर है, उसके साथ वॉल्यूम एक्शन है, तो स्टॉक डेफिनेटली अप है। बट मैं कहूंगा आप थोड़ा वेट कर ले। ओवर हीटिंग तो इसमें बहुत क्लियरली विजिबल है। फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं सुझा सकते इसमें। वेट करें, एग्जिस्टिंग पोजीशन हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 800 के पास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। इसी के विपरीत अगर मैं एक दूसरा स्टॉक देखूं, हरिओम पाइप्स, ये कॉन्स्टेंटली हमारा पिक भी रहा है पिछले 3 से 6 महीने में। और आप देखिए कि स्टॉक हैज एक्चुअली गॉन फ्रॉम 250 टू अबाउट 500 लेवल्स इन द लास्ट 6 months और राइट। तो अच्छा खासा स्टेडी अपस्विंग है इस स्टॉक में। हर बार स्टॉक अपने 20-day मूविंग एवरेज के पास आके उसको रिस्पेक्ट करके वहां से एक नई रैली शुरू करता है। तो मेरे हिसाब से किसी को फ्रेश एंट्री लेनी हो तो हरिओम पाइप्स इज अ मच बेटर प्ले। एक स्टेडी ग्रेजुअल राइज है स्टॉक में, अच्छे खासे अप मूव्स उसमें हमें देखने मिले हैं एज अपोज टू वीनस पाइप्स। तो वीनस आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो फ्रेश पोजीशन की सलाह नहीं रहेगी। हरिओम पाइप्स इज समथिंग दैट यू कैन एंटर इनटू। पोजिशनली अगर यहाँ पे लेना चाहें 475 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट आपका होगा 540 का, दूसरा टारगेट 575 का। ओके ठीक है, ये अलग अलग स्टॉक्स के बारे में जहाँ पे आज न्यूज़ फ्लो है, वॉल्यूम एब्रप्टली देखने को हाँ जहाँ पे तेज़ी से देखने को मिल रहा है, अलग अलग स्टॉक्स जहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, वो सब कुछ अब आपके सामने रख रहे हैं। इसी कड़ी में ही LIC म्यूचुअल फंड्स के आज योगेश पाटिल भी हमारे साथ सुबह सुबह जुड़े। उनसे हमने मार्केट सेक्टर्स के बारे में व्यू लिया। मार्केट तो वो बुलिश है, वो मैं ही आपको बता देता हूँ, लेकिन सेक्टर आप उनके मुख से ही सुनिए वो कौन कौन से सेक्टर्स बता रहे हैं। योगेश पाटिल को सुनाते हैं आपको। कैपिटल गुड्स में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसका 70-80% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। ठीक है। दूसरा ऑटो एंसिलरी देखिए, ऑटो एंसिलरी डोमेस्टिक डिमांड को भी सपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट को भी सपोर्ट करता है। तो एक्सपोर्ट अगर एक नया मार्केट खुलता है बिकॉज ऑफ चाइना +1 यूरोप +1 तो एक एडिशनल बिजनेस होता है और सेम कंपनी के लिए एड्रेसेबल मार्केट भी बढ़ जाता है। केमिकल कंपनी जो इंडिया में भी बिजनेस करते हैं एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये कुछ कुछ जो सेक्टर है वो एक्सपोर्ट की वजह से ग्रो करेंगे और डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से भी ग्रो करेंगे। हाँ, आईटी एक स्टैंड अलोन बिजनेस है जो इंडिया का वेटेज फिर भी कम है कंपेयर टू फार्मा, की फार्मा का डोमेस्टिक साइज भी काफी है। तो काफी सारी कंपनी है 50-20% डोमेस्टिक बिजनेस करती है और बाकी जो है फिर एक्सपोर्ट का रहता है। तो उनका मिक्स्ड है, फार्मा कंपनी टू कंपनी है। कई कंपनी 90% या 100% एक्सपोर्ट करती है, कई कंपनी 20% ही एक्सपोर्ट करती है। तो ये बहुत मिक्स्ड है क्योंकि हर फार्मा कंपनी का एक अलग यूनिकनेस है। बट फिर भी फार्मा एक डिफरेंट सेक्टर है जो अपन किसी इकोनॉमिक ग्रोथ से या किसी लिंक नहीं कर सकते। ये अलग, इनके डायनामिक्स बहुत अलग होते हैं। तो सेक्टर्स में देखेंगे ऑटोमोबाइल है, जैसे मैंने बताया ऑटो एंसिलरी है, दैट आपके काफी सारे केमिकल कंपनीज है, कैपिटल गुड्स कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है, जो डोमेस्टिक में भी काम कर रही है। और इंडिया में जैसे डोमेस्टिकली डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हम लोग बात करते हैं कि जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो काफी सारे जो सेक्टर्स है या प्रोडक्ट्स है उनमें अच्छी ग्रोथ आ जाती है। जैसे कि फुटवेयर है, अपरेल्स है, जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है। और एक लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के बाद इंडिया में बहुत सारी चीजें भी ऑलरेडी चालू हो गई, जैसे अर्बनाइजेशन है, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट है। पर कैपिटा इंप्रूव होते ही आपका बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। तो इन सब में भी आपको लॉन्ग टर्म में 4 से 5 साल में अच्छा ग्रोथ रहेगा इसमें। ठीक है। सो ये कुछ सेगमेंट है जो योगेश हमें हाईलाइट करवा रहे थे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जब बार बार डिम्पी बात कह रहे थे कि एफआईज की बाइंग लौटी है इसलिए बुलिश मूवमेंट है, तो लेट्स नॉट फॉरगेट कि म्यूचुअल फंड्स का भी कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा रहा है। मार्च में इनफैक्ट आप म्यूचुअल फंड्स की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उन्होंने फिर से एक रिकॉर्ड लेवल ऑफ बाइंग दिया और एक बड़ा कुशन वो हमेशा देते रहे हैं। डीआईज जो डेटा पॉइंट्स मार्च के लिए भी निकल कर आए हैं, लगभग 20,700 करोड़ की आपको सेकेंडरी मार्केट में हाईएस्ट इन लास्ट 10 months म्यूचुअल फंड ने डिप्लॉय किए हैं। और अब तक जो एक बात हो रही थी कि वो एक अच्छे खासे कैश लेवल्स पे बैठे हुए हैं, अब वो कैश लेवल भी उन्होंने डिप्लॉय किए हैं। फरवरी में 5% ऑफ AUM था जो कि अब घटा है, लेकिन अब भी थोड़े बहुत कैश लेवल्स पड़े हुए हैं। सो डीआईएस की तरफ से लगातार आपको एक सपोर्ट मिल रहा है, जो कुशन मिल रहा है। और चाहे वो ऑयल एंड गैस स्पेसेस में हो, इंडस्ट्रियल्स में हो, इन सब में, और स्पेशली हेल्थ केयर में हो, यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिख रहा है। इनफैक्ट हेल्थ केयर के कुछ और काउंटर्स भी आज आप देखें तो उसमें मेट्रोपोलिस में भी एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। आदित्य, मेट्रोपोलिस पर क्या राय रहेगी? 4.5% की मूव है, क्या ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है? यहाँ से भी लॉन्ग्स इनिशिएट कर सकते हैं? यस डेफिनेटली, मेट्रोपोलिस
भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि आप बता रहे थे कि फार्मा सेक्टर में अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है, तो आप कोई भी फार्मा स्टॉक पकड़िए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और अगर हम मेट्रोपोलिस की बात करें तो एक टाइट रेंज ऑफ कंसोलिडेशन जो इसका चल रहा था टिल रेंज ऑफ 1274, वो आज ब्रेक करके निकला है ऊपर, और मोर देन 30-डे एवरेज वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल रही है, तो इसको डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं। इसमें लगता है कि और अपसाइड है। ओके, अपसाइड एंटिसिपेटेड है। हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और फार्मा पे लगातार फोकस, और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के स्टॉक में ऑलमोस्ट 5% के अप मूव्स यहाँ पर नजर आते हुए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जहां आशीषा बात करी थी, आदित्य, आशीष कचोलिया ने जहां मेजर बाइंग की है, उस खरीदारी की लिस्ट में एक और स्टॉक था सफारी इंडस्ट्रीज। लगेज काउंटर्स, ट्रैवल स्टोरी की अगर बात करें, एक साइडवेज थीम है जिस पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि सफारी इंडस्ट्रीज के स्टॉक में भी पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे अच्छा मोमेंटम दिखा, और आज के सत्र में भी देखा, ऑलमोस्ट 3% के अप मूव्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पॉजिटिव्स हैं क्योंकि कंपनी ने लगातार पिछले 2 क्वार्टर से अच्छे नतीजे जारी किए, और इस बार भी एक्सपेक्टेशंस हैं टू गिव अ गुड क्वार्टर। टेक्निकली चार्ट चेक करें, बताएं सफारी इंडस्ट्रीज में कितना हीट यहाँ से नजर आता है। डेफिनेटली बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है सफारी इंडस्ट्रीज का, मार्केट को क्लियरली आउट परफॉर्म किया है। और अगर आप चार्ट्स देखें तो एक आज भी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो अगर इस स्टॉक की क्वालिटी बोले तो मैं इसको एकदम टॉप रेटेड स्टॉक समझूंगा, क्योंकि बाजार का कोई भी डिक्लाइन आता है और इसमें एग्रेसिव बायर्स आ जाते हैं नीचे की साइड से, तो इसमें आप शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों में कह सकते हैं कि बहुत अच्छा अपसाइड है। इसमें 2200 का जो रेजिस्टेंस है स्टॉक ने क्रॉस किया है, तो इसमें अच्छी अपसाइड देखा जा सकता है ऑलमोस्ट 10% का, और इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए 2050। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स भी हैं, वो ठीक है, थोड़े से कैश सेगमेंट के स्टॉक्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं, जैसे कि महिंद्रा हॉलिडे। ये शेयर का ठीक है पोजिशनली ट्रेड करने के लिए, एक बार चेक करेंगे आप खुश महिंद्रा हॉलिडे। देखिए मोमेंटम तो डेफिनेटली है इसमें, और वॉल्यूम बैक मूव है। मैं कहूंगा यहाँ पे 300 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है उसका ही एक रेजिस्टेंस है, उसके अलावा देखिए कोई ऐसा टेक्निकली बहुत मेजर रेजिस्टेंस जोन्स है नहीं यहाँ पे। तो बिल्कुल इसमें आप फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री लें, 290 के जो लेवल है इनको अपना स्टॉप लॉस बना के चले। जो आपका पहला टारगेट निकल के आ रहा है ये 315 का है, दूसरा टारगेट 325 का। एक अच्छी वॉल्यूम बैक मूव है, काफी समय के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है, तो आई थिंक देयर आर मोर लेग्स टू दिस रैली। यहाँ से स्टॉक और ऊपर जा सकता है। ठीक है, एक शेयर मेरे पास और है, मैं बस आदित्य से वो पता कर लेता हूँ कि उसमें हमको क्या करना चाहिए। वो है M&M का शेयर। M&M एक बार आप चेक करेंगे आदित्य, ये बेस बना चुका है अपना। अगर ये बेस बन गया है तो चले भले, ठीक है, थोड़ा डिले, धीरे धीरे करके चले, लेकिन ये शेयर चलने के चांसेस कितने हैं ये जरा बता दो आप। अगर चांसेस है 80% तो फिर पोजीशन है लेते हैं, अगर है चांसेस 60% तो नहीं लेंगे फिर। डिम्पी जी, मैं कहूंगा कि अभी ऑटो सेक्टर में जो ट्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम हो गया है। एक टाइम था जब ऑटो सेक्टर मार्केट लीडर था, बट अभी रीसेंट लेग ऑफ रैली में आप देखें तो ऑटो सेक्टर इतना स्ट्रेंथ नहीं बता रहा है, इतना वॉल्यूम पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट इसमें अच्छा दमखम नहीं है बहुत बड़ी तेजी दिखाने का, तो मैं ऐसा कहूंगा कि अवॉइड कर सकते हैं, दूसरे कैंडिडेट्स हैं बाजार में उनको चुन सकते हैं। ओके, ठीक है। तो दूसरे स्पेसेस में आपके पास ऑफ कोर्स फार्मा जैसे काउंटर्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स में भी एक मूव है, जो HDFC लाइफ हो, निप्पॉन लाइफ तो इनफैक्ट इस वक्त 6% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। निप्पॉन लाइफ के चार्ट्स एक बार आप चेक करेंगे कुछ हमारे लिए। सो प्रियंका, देखिए टिपिकली इनमें जो मूव आता है वो शॉर्ट लिव्ड रहता है। सेलिंग हमें ऊपरी लेवल पे सेलिंग देखने मिल जाती है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इसमें आप कैलकुलेटेड अगर एंट्री लेना चाहें तभी ही बने रहें। अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन, विल नॉट बी अ बैड आइडिया टू बुक प्रॉफिट्स एंड गेट आउट, क्योंकि यहाँ पे आप 240 के आसपास देखिए, इसमें रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन है, तो बहुत ज्यादा अपसाइड आपके लिए नहीं होगा। एग्जिस्टिंग पोजीशन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ राइड करें, या प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशन की मैं सलाह नहीं दूंगा। द स्टॉक इज कमिंग ऑफ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पाइरल डाउनवर्ड्स, तो थोड़ा सा जो मार्केट के साथ हमें एक बूस्ट देखने मिल रहा है, उसके चलते स्टॉक 230 235 के जो लेवल्स हैं इनके पास आ गया है। बट एनी मेजर मूव आई विल एक्सपेक्ट इफ इट क्रॉसेस 240 250 के जो जोन्स हैं, तो फ्रेश एंट्री नहीं होगी। एग्जिस्टिंग पोजीशन आइदर बुक प्रॉफिट और होल्ड विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस।
ठीक है, नई पोजीशन आप यहाँ नहीं लेंगे, लेकिन अब इस पे जाते जाते कौन से आइडियाज हैं जो कैरी फॉरवर्ड हैं? बीटीएससी ट्रेड्स क्या हैं आदित्य? आई थिंक बीटीएससी ट्रेड्स में मैं फार्मा सेक्टर के साथ ही जाना चाहूंगा, जैसे कि मैंने डिविस लैब बोला, मैं उसके साथ जाना चाहूंगा। और दूसरा लॉरेस लैब बाय कर सकते हैं 323 में, और स्टॉप लॉस रहेगा 310 का और टारगेट रहेगा 340 का। और दूसरा मैं डिविस लैब के साथ जाना चाहूंगा। डिविस लैब में अभी करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं, दैट इज 3211, और स्टॉप लॉस रहेगा 3100 एंड टारगेट रहेगा 3300। चलिए बीटीएससी ट्रेड्स आदित्य की तरफ से। कुछ इंडिया मार्ट इंटरमेश कंपनी के चार्ट्स देखें, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। आज तो करीब 4% की तेज़ी है, लेकिन पिछले 3 महीनों में हर महीने स्टॉक ने ऑलमोस्ट 10% के अप मूव्स दिखाएं। तो क्लियरली जनवरी, फरवरी और मार्च में अगर देखेंगे आप, करीब 30% की तेज़ी आप पिछले 3 मंथ्स की अगर बात करें डेटा दिखा रहे हैं। काफ़ी मजबूती, ऑलमोस्ट डेट फ्री काउंटर भी है, और काफ़ी हद तक अगर आप देखें टेक्निकली भी चार्ट्स ऑन अ कैगर बेसिस अगर देखें, कंपनी ने गुड प्रॉफिट्स भी दिखाए हैं सालाना आधार पर, काफ़ी अच्छे पिछले 5 साल में। इंडिया मार्ट 20% की तेज़ी पिछले 2 महीनों में, 30% करीब 3 महीनों में चल गया है। जी हाँ, इनफैक्ट व्हाट इज एनकरेजिंग इज द फैक्ट कि इतनी अच्छी रनअप के बाद भी स्टॉक बहुत ज्यादा ओवरहीटिंग के संकेत नहीं दे रहा है। द राइज हैज बीन स्टेडी। आज का जो मूव है ये वॉल्यूम बैक्ड है एंड अच्छा खासा हमने ब्रेकआउट देखने मिला है, लेकिन अभी भी ओवरहीटिंग से थोड़ा सा दूर है। यहाँ पे आप फ्रेश पोजीशन भी ले सकते हैं। मेरे लिए यहाँ पे पहला टारगेट जो है ये 5550 का जो है ये रहेगा। पोजिशनली इसको थोड़ा सा होल्ड करें तो 6000 के लेवल्स भी इसमें देखने मिल सकते हैं। देयर इज अ वेरी क्लियर रन फ्रॉम हियर टू अबाउट 5500 एंड देन टू 6000 लेवल्स जो देखने मिल सकता है। की रेजिस्टेंसेस थे 5200 5220 के आसपास, जिनको क्रॉस किया है। सो मोमेंटम इंडिकेटर जो है उसका सेटअप भी पॉजिटिव है। राइज जो है ये ग्रेजुअल है, और मार्केट के साथ अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा स्पाइक इसमें आते हुए मिला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। टारगेट्स मैंने बता दिए, जो स्टॉप लॉस है या 5250 का लेके चलें। ओके ठीक है। इंडिया मार्ट हम सुबह भी इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, कल भी इसके बारे में चर्चा की, दोपहर के 12 बजे भी शो में भी इसके बारे में हमने चर्चा की, और करीब 4% ऊपर है। इसकी खूबसूरती पता है क्या? पिछले 2 दिन से अगर आप देख रहे हैं तो आपको अच्छा मौका दे रहा है एंटर करने का। ये गैप के साथ नहीं खुलता। अगर आज का भी इंट्राडे आप चार्ट देख रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये 2 दिन के अंदर 6.5% चला, और जैसे इसका ब्रेकआउट कंफर्म हुआ हमने आपके सामने शेयर रख भी दिया था। थोड़ा महंगा है, वॉल्यूम लोग कम रखते हैं, वैसे भी थोड़ा वॉल्यूम कम रखना भी चाहिए, लेकिन ये शेयर है बहुत इंटरेस्टिंग। खैर एनी हाउ आगे बढ़ते हैं, कुछ और शेयर्स पकड़ते हैं जहाँ पे लास्ट में कहीं मूवमेंट है तो वो देख लेते हैं। उसके अंदर एक टाटा केमिकल्स और टाटा एलेक्सी में से था मेरे पास चॉइस। टाटा एलेक्सी मैंने पूछ लिया, वो तो आदित्य ने रोक दिया, अभी रोक। टाटा केमिकल्स पे आप हाँ बोलेंगे क्या? क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, जो मैं खबर गर्म में देता आपको, वो टाटा एलेक्सी और टाटा केमिकल्स के रिगार्डिंग थी। टाटा केमिकल्स आपको ठीक लग रहा है आदित्य? डिम्पी जी, मैं टाटा केमिकल्स में भी अभी रुकने की सलाह दूंगा। करीब 1030 1050 का इसका रेजिस्टेंस जोन है, तो मैं कहूंगा कि एक बार स्टॉक 1050 क्रॉस करे तो तेजी कर सकते हैं, अदरवाइज अभी थोड़ी वेट करने की सलाह रहेगी। थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि ऑटो सेक्टर में जो अप मूव्स हैं वो धीरे धीरे फिजल आउट हो रहे हैं, लेकिन ऑटो एंसिलरी में इन पर्टिकुलर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के चार्ट्स आप देखें, क्या यहाँ आपका कन्विक्शन बढ़ता है? 3% की तेजी है। टायर एंड रबर प्रोडक्ट से जुड़ी एक कंपनी, यहाँ पर प्राइस में भी इंक्रीज इस वक्त नजर आ रहा है, वॉल्यूम्स में भी बढ़ोतरी है। चार्ट पैटर्न देखे तो अभी बुलिश स्ट्रक्चर ही बना रहा है, एक राउंडिंग बेस बना के। मैं कहूंगा कि बालकृष्ण इंडस्ट्री में आज ही तेजी के संकेत बन रहे हैं, तो इसमें शायद आपने अच्छा इसमें एक निशाना साधा है। इसमें अच्छी तेजी आ सकती है, 2050 पे खरीदा जा सकता है, और 1990 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और 2100 से 2200 के टारगेट रहेंगे। कौन है? प्रियंका है? कौन है? अगर आप देख रहे हैं तो आज के मार्केट की क्लोजिंग बहुत शानदार आपको मिल रही है। आप देखिए 4 दिन में 4 इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्केट ने पार किए, और ये कोई छोटे मोटे लेवल्स नहीं है, ये मार्केट के टफ रेजिस्टेंस वाले लेवल थे। 500, 600, 700, अब आप निफ्टी देखो तो 800 के ऊपर आज क्लोज कर रहा है। अच्छा, एक सिर्फ आज दिखाता नहीं है
बल्कि क्लोज भी करके जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल्स में कि आपको इंट्राडे स्विंग और क्लोजिंग दोनों मिलनी चाहिए उस क्रिटिकल लेवल के ऊपर। तो स्विंग भी मिलता है और क्लोज भी मिलता है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा, अगर आप डेली चार्ट पे देखते हो और एक सुपर ट्रेंडर नाम का एक इंडिकेटर होता है, अगर आप डालेंगे ना, तो बैंक निफ्टी में आज की क्लोजिंग एक नए मूवमेंट को जन्म दे सकती है अगर सब कुछ ठीक रहता है। तो जैसे कि टीसीएस इन्फोसिस के नंबर ठीक रहे जो मार्केट को डिस्टर्ब ना करें, और ऊपर से यूएस का इन्फ्लेशन और फेड के मिनट्स खराब ना हो। तो अब यकीन मानेगा जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। इसलिए जब बियर्स ने अपनी बाजी पकड़े रखी और निफ्टी को ड्रैग कर दिया 1000 पॉइंट से नीचे, तो बुल्स भी इसी तरह से ड्रैग करके लेके आ रहे हैं, वो बियर्स को मौका ही नहीं दे रहे। और सिस्टम में काफ़ी शॉर्ट्स थे, आपने खुद से नोटिस किए होंगे। हम आपको हमेशा लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी बताते हैं, और अभी भी सिर्फ 28% लॉन्ग है कल तक का एफआईएस का डाटा, और ये चीज़ बढ़ सकती है। ये टिपिकली ओवर बॉट होता है जब ये 55 तक पहुंच जाए। तो स्पेस अभी भी काफ़ी ज़्यादा है स्विंग के लिए। इसलिए जो अभी आपको खुश सुबह स्टार्टिंग में बता रहे थे 18,000 के लेवल आ जाए, मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी। मैं तो सुबह भी कह रहा था कि अगर सब कुछ ठीक रहे और शॉर्ट कवरिंग अभी भी आती रहे तो आप परसों तक ये 18,000 देख लेंगे। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ रहे हैं वॉल से, वो आपको बता रही है आज की क्लोजिंग। प्रियंका। बिल्कुल जब भी देखिए बड़ा पॉइंट तो वही था कि आज बड़े गेनर्स कहाँ थे। बाजार ने ऑफकोर्स 17,700 को भी सस्टेन किया, 17,800 के ऊपर आप क्लोजिंग देखे जा रहे हैं। सो एक बुलिश सेंटिमेंट तो है। इसमें कौन से सेक्टर्स ने आज सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया? इनफैक्ट सारे सेक्टर्स अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं और निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था मॉर्निंग में। लेकिन बैंक निफ्टी ने भी जिस तरह से कल से ही आपको पीएसयू बैंक्स वापस आते हुए दिखे हैं, बैंक निफ्टी में मोमेंटम अच्छा खासा बना हुआ है। लेकिन आज के बड़े सेक्टर्स कंट्रीब्यूटर गेनर्स कौन से थे? पहला सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जिसे सरप्राइज भी किया वो था फार्मा स्पेस। निफ्टी के अगर टॉप गेनर्स की आप बात करें तो पहला गेनर डिविस लैब, जिसमें 9% से ज्यादा की तेजी आपको देखने को मिल रही है, एंड प्योरली ऑन द रीजंस कि उनके लास्ट मंथ के यूएस मार्केट में जो शिपमेंट्स है उसमें एक बड़ा सर्ज देखने को मिला। ना सिर्फ डिविस लैब के साथ ही सारी वो दूसरी कंपनीज जो यूएस को एक्सपोर्ट करती हैं, उनमें लॉरस लैब हो, अल्कम हो, ग्रैन्यूल्स हो, इन सब के शिपमेंट, ग्लैंड फार्मा हो, टोरेंट फार्मा हो, इन सब के शिपमेंट के नंबर जो आए हैं वो बढ़ के आए हैं, और जिसके चलते आप इन स्टॉक पे इम्पैक्ट देख रहे हैं। कमिंग बैक टू निफ्टी स्टॉक्स अगेन, उसमें आपको फिर से टू व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो, कल से आपको एक न्यूज़ का इम्पैक्ट जो इनकी ट्रायम्फ की डीलरशिप्स की जो ट्रिगर रहा, जिसने बजाज ऑटो को कल भी लिफ्ट अप किया, और आज भी आप बजाज ऑटो पे एक मूव देख रहे हैं। आज सेकंड हाईएस्ट गेनर है। अडानी स्टॉक्स में आपको इनफैक्ट अडानी एंटरप्राइज हो, इनमें मूव है, और इनफैक्ट आप म्यूचुअल फंड के जो पीछे लास्ट मंथ के डेटा पॉइंट भी देखें ना, उसमें अडानी पोर्ट्स, एंटरप्राइज, इन सब में बाइंग हुई है। सो अडानी एंटरप्राइज आज भी आपको टॉप गेनर में दिख रहा है, पहले 5 गेनर्स में। डॉक्टर रेड्डीज में मूव है, और आयशर मोटर्स की मूव भी लगातार बनी हुई है। सेल्स फिगर स्ट्रॉन्ग थी वहाँ भी, और ये एक स्टॉक है जिसने अच्छा वेल्थ क्रिएट की है। उसके अलावा कोल इंडिया में आपको फिर से आज एक बड़ी मूव दिखी है, और ये भी एक टॉप गेनर में है। लूजर्स कहाँ थे? आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको पावर स्पेस में, पावर ग्रिड जैसे काउंटर में, एनटीपीसी जैसे काउंटर्स में, एनर्जी पैक्स ओएनजीसी काउंटर्स में, वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखी है, तो ये थोड़े सॉफ्ट थे। और इनफैक्ट एफएमसीजी के कुछ काउंटर्स, नेस्ले, ब्रिटानिया, यहाँ पर भी आपको थोड़ा दबाव देखने को मिला। मिक्स सेट ऑफ बहुत हद तक मिक्स सेट ऑफ मूव्स थी आपकी आईटी स्पेस में। लार्ज कैप आईटी में इनफैक्ट इन्फोसिस हो, एचसीएल हो, विप्रो हो, इनमें आपको मूव दिखी, लेकिन मिड कैप आईटी से आपको बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन नहीं दिखी है। इन्फोसिस के नंबर कल और आज टीसीएस के नंबर। सो लार्ज कैप आईटी में तो आपको मूव दिखी, और बहुत कुछ सिलेक्टेड स्पेस ऑफ मिड कैप्स में भी आपको मूव दिखी। लेकिन इस वक्त दूसरे जो स्टॉक्स थे मिड कैप में, जैसे हमने लॉरस लैब की अभी बात की, उसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर हो, मेट्रोपोलिस हो, इनमें मूव है। इनफैक्ट एफएनओ का आप डेटा देखें तो उसमें आपको 10 स्टॉक में से पहले 5 स्टॉक्स तो सिर्फ फार्मा या हेल्थ केयर से ही दिखेंगे। दूसरे जो काउंटर से इंडिया मार्ट, इसमें आपको मिड कैप का ये एक बड़ा गेनर ना, इंडिया मार्ट हो, नौकरी हो, इनमें अच्छी मूव्स है, और इस पर भी कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग्स कैरी करने की सलाह है। थोड़े से आज बैकफुट पे आपको या फिर प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी, वो आपको दिखी रियल एस्टेट स्पेस में, क्योंकि रियल एस्टेट में अच्छी खासी मूव आपको पीछे दिखी है, और इनफैक्ट 2 दिन से आप थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर दिख रही है, चाहे वो प्रेस्टीज हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो, और दूसरे स्टॉक्स हो। सो ओवरऑल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेशन आज के दिन भी आपको दिखाई दिया। निफ्टी में स्ट्रेंथ थी, रिलायंस ने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया। शुरुआत में हालांकि 1.25% की तेजी थी, लेकिन अभी आप जाते साथ देखें तो बहुत हद तक वो गेंस इरोड भी हुए हैं।
लेकिन एटलीस्ट बड़ा ड्रैगन नहीं था और आधे % की तेजी के साथ रिलायंस कंट्रीब्यूट करके जा रहा है। दोनों ही इंडेक्स पे अच्छी मूव है। आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो 70% आपको एडवांसेस दिख रहे हैं, 30% डिक्लाइन दिख रहे हैं। सो ओवरऑल एक पॉजिटिव सेट ऑफ मूड के साथ, एंथुसियाज्म के साथ हम जा रहे हैं। लेकिन आज यूएस के सीपीआई फिगर्स आनी है और साथ ही मार्च मंथ के फेड के मिनट्स भी आएंगे। सो ये दोनों डेटा पॉइंट्स को बाजार यूएस मार्केट्स आज उस पर रिएक्ट करेगा और ऑफ कोर्स कल हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल आप एक पॉजिटिव बायस के साथ जा रहे हैं। ऑटो पैक में लगातार आपको टाटा मोटर्स से मूव दिखी है और आज भी वहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है। वाइंड अप करते हैं शो को। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कुश और आदित्य आज समय देने के लिए, ये सारी स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल सुबह फिर होती है आपसे मुलाकात।